हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टोनो नॉलेज पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे मानसिक अभिरुचि के प्रैक्टिस सेट फर्स्ट के बारे में, जो कि आने वाले यूपीएसआई, एएसआई, एसएससी, जीडी और सभी पुलिस एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए यह प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि जनहित का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ सही है। ए कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले। बी कह रहा है जनता के प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो। ऑप्शन सी है प्रत्येक व्यक्ति को रहने को घर मिले। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता के प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो। जनहित का क्या अर्थ है? जनता के प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर जनसाधारण की सुविधा व परेशानी को दृष्टि में रखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए। क्वेश्चन है कि विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर जनसाधारण की सुविधा व परेशानी को दृष्टि में रखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए। तो ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलते रहने देना चाहिए, जबकि सुरक्षा आदि कारणों से कुछ मिनटों के लिए उसे रोकना अति आवश्यक ना हो। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लोक असुविधा का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लोक असुविधा का कार्य नहीं है। तो यह है विद्युत अथवा जल की आपूर्ति सुचारू रूप से न किया जाना, ये असुविधा का कार्य नहीं। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनसाधारण हित वादों को स्वीकार करने का निम्नलिखित में से कौन सा आधार पर्याप्त नहीं है। तो कौन सा आधार पर्याप्त नहीं है? तो इसमें एक सांसद द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं कि जनसाधारण हितवादों को स्वीकार करने का निम्नलिखित में से कौन सा साधारण पर्याप्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, यह कि इसे एक सांसद द्वारा प्रस्तुत किया गया हो। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस पर कह रहा है दोस्तों कि एक जनहितवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक जनहितवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए है कि जनहितवाद को याचिकाकर्ता बिना न्यायालय की अनुमति कभी भी वापस ले सकता है। बी है जनहितवाद जनता की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं। सी कह रहा है कि जनता के हित में कोई भी सामाजिक संस्था अथवा जनप्रतिनिधि जनहितवाद प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, एक जनहितवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह है जनहित को वाद याचिकाकर्ता बिना न्यायालय की अनुमति कभी भी वापस ले सकता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनहितवादों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक कार्य नियंत्रित नहीं किए जा सकते। ए है जन कल्याण कोष का गबन करना किसी जन अधिकारी द्वारा। बी है संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन करना अथवा अवहेलना करना। सी है सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल के मूल्य में वृद्धि करना। डी है किसी नदी के क्षेत्र को क्षति पहुंचाकर किसी राजमार्ग का निर्माण करना। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल की मूल्य वृद्धि करना। यह एक जनहितवाद का प्रशासनिक कार्य नियंत्रण नहीं। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनहितवाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है। जनहितवाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है। तो यह किया जाता है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक विज्ञान ने किसे महत्वपूर्ण माना है। राजनीतिक विज्ञान ने किसे महत्वपूर्ण माना है। तो यह माना है जनहित को। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनहित किसे संपोषित करती है। जनहित किसे संपोषित करती है। तो यह करती है मानव अधिकार को। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने अथवा खान अथवा जोखिम भरे काम की नियुक्ति नहीं किया जाएगा। तो यह है अनुच्छेद 39 में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने अथवा खान
अथवा जोखिम भरे काम की नियुक्ति नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 39 ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण, महिलाओं के घरेलू हिंसा का संरक्षण अधिनियम किस सन में पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ 2005 में। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ए, ऐसा कार्य जिसे महिला के शारीरिक स्वास्थ्य को खतरा हो। बी है ऐसा कार्य जिसे महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को क्षति हो। सी, दहेज की मांग के कारण महिला उत्पीड़न हो। ऑप्शन नंबर डी, थकाने वाला अधिक घरेलू कार्य होना चाहिए। तो दोस्तों इसका हो जाएगा थकाने वाला अधिक घरेलू कार्य, या महिला घरेलू हिंसा में शामिल नहीं। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा में निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल है? घरेलू हिंसा में निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल है? तो शामिल है महिला का चरित्रहीन होने का आरोप लगाना, बेटे को जन्म न देने के कारण महिला को अपमानित करना, महिला को या उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी देना। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा से संबंधित रिपोर्ट मिलने पर, घरेलू हिंसा से संबंधित रिपोर्ट मिलने पर एक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वह महिला को सूचित करे कि वह अपने प्रार्थना पत्र में उपरोक्त आदर्शों का प्रार्थना कर सकती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपचार अपराधियों के सुधार हेतु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपचार अपराधियों के सुधार हेतु नहीं है? तो यह है रिमांड होम। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रिमिनोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिमिनोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है गारोफेलो, बी है टैफ्ट, सी है एल्बर्ट मॉरिस। तो यह तीनों है क्रिमिनोलॉजी पुस्तक के लेखक। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है कि अपराध के अधीन कम गंभीर अपराध की संज्ञा निम्नलिखित में से किसे दी गई है? तो यह दी गई है बाल अपराध को। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब पिता रात को ड्यूटी देते हैं और माता दिन में, तो बच्चे प्रायः सड़क पर ड्यूटी देते हुए मिलते हैं। यह कथन किसका है? दोस्तों कथन फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब प्रायः पिता रात को ड्यूटी देता हो और माता दिन में, तो बच्चे प्रायः सड़क पर ड्यूटी देते हुए मिलते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मार्टिन न्यूमेयर का। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाल अपराध का सबसे महत्वपूर्ण कारण अपराधी क्षेत्र है। यह कथन किसका है? बाल अपराध सबसे महत्वपूर्ण कारण अपराधी क्षेत्र, यह कथन किसका? तो यह है शेल्डन और ग्लुक का। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपराधी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए समाज के लिए क्या अधिक घातक है? अपराधी को प्रोत्साहन देने के लिए समाज के लिए क्या अधिक घातक है? गंदी बस्तियों में रहन सहन, बी है फिल्मों में अश्लीलता, हिंसा और क्रूरता के दृश्य, परिवारों के सदस्यों को अनैतिकता का आचरण। तो दोस्तों ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहना है कि नए आतंक विरोधी कानून 2008 में गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त के रिमांड की अवधि क्या रखी गई है? क्वेश्चन करें कि नए आतंक विरोधी कानून 2008 की गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त के रिमांड की अवधि क्या रखी गई है? तो दोस्तों यह रखी गई है 30 दिन तक। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के अंतर्गत धारा के विशेष न्यायालयों का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका यह मत है कि जो एक स्कूल खोलता है वह एक बंदी गृह बंद करता है? यह किसका मत है कि जो एक स्कूल खोलता है वह एक बंदी गृह बंद कर देता है? तो यह है विक्टर ह्यूगो का। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 की अनुसूची में किसने
अधिनियम बनाए गए हैं जिनसे संबंधित अपराधी पर विचारण राष्ट्रीय एजेंसी करेगी? तो यह करेगी ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 की अनुसूची में कितने अधिनियम बनाए गए हैं जिनसे संबंधित अपराधी का विचारण राष्ट्रीय एजेंसी करेगी? तो यह है 8। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैन शील्ड किसे कहते हैं? कैन शील्ड किसे कहते हैं? तो दोस्तों कैन शील्ड कहते हैं शरीर की रक्षा का एक साधन है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएगा। कैन शील्ड क्या है? शरीर की रक्षा का एक साधन। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दंगों के दौरान पुलिस को निम्न में से सर्वप्रथम कौन सी कार्रवाई करनी होगी? दंगों के दौरान पुलिस को निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई करनी होगी? तो यह होती है दंगे भड़काने वालों, आगजनी, पथराव व फायरिंग करने वाले शख्स को चेतावनी देना या फिर हल्का लाठीचार्ज करना। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आतंकवाद को सख्ती से निपटने के लिए गैर कानूनी गतिविधि निवारण विधेयक किस तारीख को प्रभावी किया गया था? तो यह किया गया था 1 जनवरी 2009 को। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आतंकवाद से निपटने के लिए गैर कानूनी गतिविधि निवारक संशोधक जिसे विधेयक है किस तारीख को प्रभावित किया गया था? तो यह किया गया था 1 जनवरी 2009 को। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी राइट हो जाएगा। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है कि गैर कानूनी गतिविधियां निवारण विधेयक 2008 के द्वारा धारा 18 में संशोधन कर आतंकवादी कैंपों को संगठित करने हेतु क्या दंड प्रस्तावित किया गया है? क्या दंड प्रस्तावित किया गया? या 5 वर्ष या फिर आजीवन कारावास। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं कि गैर कानूनी गतिविधि निवारण विधेयक 2008 द्वारा धारा 18 के संशोधन कर आतंकवादी कैंपों को संगठित करने हेतु क्या दंड प्रस्तावित किया गया? तो यह किया गया 5 वर्ष का आजीवन कारावास। 5 वर्ष से आजीवन कारावास। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यह वीडियो देख सकें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।